हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नुवामा वेल्थ लिमिटेड। 4-5 दिन पहले मैंने नुवामा वेल्थ के ऊपर एक अपडेट वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को बनाते हुए आई रियलाइज कि मैंने इस चैनल के ऊपर नुवामा का बिजनेस फंडामेंटली एनालाइज नहीं किया है। 2 साल पहले मैंने नुवामा के ऊपर वीडियो इस चैनल पर बनाई थी, लेकिन वो वीडियोस मोस्टली उसके पीएस के साथ कंपैरिजन थे। 361 और आनंद राठी के साथ कंपैरिजन था। तो मैंने कभी भी इस चैनल के ऊपर नुवामा का जो बिजनेस है ना, उसको कंप्लीटली डाइसेक्ट नहीं किया है। नुवामा इज अ खिचड़ी बिजनेस। मैं इस बिजनेस को खिचड़ी बिजनेस इसलिए कहता हूं क्योंकि नुवामा के अंदर बहुत सारी डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं, छोटी छोटी बिजनेस सेगमेंट्स हैं, और मार्केट नुवामा को उन बिजनेस सेगमेंट्स के हिसाब से वैल्यूएशंस देती है। इस वीडियो के अंदर उन सभी बिजनेस सेगमेंट्स को मैं बहुत थोरोली डाइसेक्ट करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नुवामा का बिजनेस 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस। ऑलमोस्ट 55% ऑफ देयर बिजनेस इज वेल्थ मैनेजमेंट। यानी आप अमीरों से पैसा लेते हैं, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन फीस कमाते हैं और एडवाइजरी फीस कमाते हैं, उनका पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं। ये इनका मेन बिजनेस है और शायद इसी बिजनेस सेगमेंट की वजह से हम इस बिजनेस के अंदर इतने इंटरेस्टेड हुए थे। ये वही बिजनेस है जो आनंद राठी कर रहा है और 361 कर रहा है ना। इस बिजनेस में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। यही बिजनेस शायद इस कंपनी का ग्रोथ ट्रिगर होने वाला है। बिजनेस सेगमेंट नंबर 2, कैपिटल मार्केट सेगमेंट। ये बिजनेस सेगमेंट बहुत सिक्लिकल सेगमेंट है। आज के दिन में नुवामा को वो वैल्यूएशंस नहीं मिल रही जो 361 को मिल रही है और आनंद राठी को मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? ड्यू टू दिस कैपिटल मार्केट बिजनेस। ये बिजनेस जब भी बुल मार्केट आती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जब भी बेरिश मार्केट आती है तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। पिछले 2 साल से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से नुवामा का स्टॉक्स अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। यहां से लगभग 43% के आसपास रेवेन्यू आता है। सेगमेंट नंबर 3, एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट। आज के दिन में एसेट मैनेजमेंट से सिर्फ 2% रेवेन्यू आता है। बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है, लेकिन अगले 3, 4 या 5 साल के अंदर एसेट मैनेजमेंट की जो सेगमेंट है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर सकती है। एसेट मैनेजमेंट को शायद हमें एक ऑप्शनैलिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की। वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हिस्सा है नुवामा वेल्थ, जहां से 31% ऑफ नुवामा's रेवेन्यू आता है। यहां पर नुवामा ने उन क्लाइंट्स को कैटेगराइज किया है जिन्होंने नुवामा के अंदर 25 करोड़ से कम की वेल्थ इन्वेस्ट की है। इमेजिन कीजिए वो लोग जिन्होंने 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए नुवामा के अंदर इन्वेस्ट किए हैं ताकि नुवामा उनके बिहाफ पे उनका पैसा मैनेज कर सके। कौन है ये लोग? किस तरीके के लोग हो सकते हैं? 25 करोड़ रुपए या 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए कौन इन्वेस्ट करता है? कोई लॉयर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, या कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर कोई अपना प्राइवेट बिजनेस चलाने वाला बिजनेसमैन हो सकता है जो नुवामा को कहता है कि हमारे 10, 15, 20 करोड़ रुपए आप अपने पास रखिए और हमारे बिहाफ पे आप मैनेज करिए। ठीक है, अब इन लोगों को किस तरीके की सर्विस चाहिए? आप खुद सोचिए, किस तरीके की सर्विस चाहिए अगर आपको 10 करोड़ रुपए नुवामा से मैनेज करवाने हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, आपको बॉन्ड्स खरीदना है, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेते हैं। आप नुवामा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 10-12% के आसपास का रिटर्न बनाना है और मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है। नुवामा आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बना के देता है। इसके बदले में नुवामा आपसे कमाता है एडवाइजरी फी और डिस्ट्रीब्यूशन फीस। ठीक है, 2 तरीके के रेवेन्यू है यहां पर। एक तो है ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू, यानी अगर कोई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इनके पास आया और वो कहता है कि मुझे कोई भी म्यूचुअल फंड आप सजेस्ट कीजिए जहां पर मैं लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकूं, नुवामा उनको सजेस्ट करता है। वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार होती है ना। तो आपने जितना पैसा नुवामा के थ्रू इन्वेस्ट किया, आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फीस मिल गई, एडवाइजरी फीस मिल गई। ये एक टाइम की फीस है। ठीक है, और दूसरी इनकम होती है ARR इनकम, यानी एनुअल रिकरिंग इनकम। ये वो इनकम है जो हर साल लगातार आती रहती है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आप SIP कीजिए और इस म्यूचुअल फंड में कीजिए या इस डेट फंड के अंदर कीजिए, तो आपको हर साल या हर महीने जो SIP करेगा क्लाइंट, उसका कुछ परसेंट नुवामा की जेब में चला जाएगा। तो मार्केट हमेशा ARR इनकम को बेटर इनकम मानती है क्योंकि वो रिकरिंग इनकम है।
60% ऑफ द रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेवेन्यू इज ARR इनकम। जितनी ARR इनकम लगातार हर साल बढ़ती जाएगी, मार्केट इस बिजनेस को ज्यादा इज्जत देने लग जाएगी, ज्यादा बेटर वैल्यूएशंस देने लग जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप किसी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर नुवामा वेल्थ के बिजनेस को मैं कंपेयर करना चाहूं तो ये बिजनेस लगभग वैसा ही बिजनेस है जैसा आनंद राठी कर रहा है, लेकिन आनंद राठी की जो ग्रोथ है वो 30% के आसपास है। यहां पर ग्रोथ ऑलमोस्ट 15 से 20% के पास आती है। जब आप 30% से ग्रो करते हैं तो मार्केट आपको लगभग 80x का पीई मल्टीपल देती है। नुवामा का पीई मल्टीपल ऑलमोस्ट 30x के आसपास है। अगर इस सेगमेंट की बात करूं तो यहां पर मार्केट आपको शायद 35 का या 40 का पीई मल्टीपल देती है सिर्फ। इसके अलावा नुवामा इस सेगमेंट के अंदर इंटरेस्ट इनकम भी कमाती है। जितने भी क्लाइंट्स इनके पास आते हैं उन्हें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल की जरूरत होती है तो वो अपनी म्यूचुअल फंड के बदले में नुवामा से कुछ लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। नुवामा के टोटल रेवेन्यूज में से शायद 4 या 5% या 6% के आसपास रेवेन्यूज यहां से आते होंगे। अब इस सेगमेंट को नुवामा ने क्यों रख रखा है जब ये बहुत बढ़िया सेगमेंट है ही नहीं? उसका रीजन ये है कि ये चाहते हैं कि जो इनके क्लाइंट्स है ना वो स्टिकी क्लाइंट्स रहे, वो इनके पास आए हैं और इनके पास ही बने रहे, वो इनके पास से दूर ना जाए। लोन लेने के लिए वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास ना जाए। अगर वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं तो हो सकता है थोड़े दिन के बाद वो अपनी वेल्थ भी मैनेज करने के लिए किसी और के पास चले जाएंगे। तो इस बिजनेस सेगमेंट का सिर्फ एक मकसद है कि क्लाइंट्स को पकड़ के रखो, एक इकोसिस्टम क्रिएट करो ताकि क्लाइंट्स आपके पास लगातार बना रहे। ठीक है, तो नुवामा को अगर आपको पढ़ना है ना तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ARR इनकम किस तरीके से बढ़ रही है। मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में हमेशा मैनेज प्रोडक्ट्स की बात करेगी, MPIS की बात करेगी। मैनेज प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जहां से आपको ARR इनकम मिलती है। मैनेज प्रोडक्ट्स किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, है ना, ये ट्रैक करने वाली बात है। अब बात करते हैं नुवामा प्राइवेट की, वेल्थ मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा। यहां से लगभग 24% के आसपास नुवामा के रेवेन्यू आते हैं। अब नुवामा प्राइवेट कैसे डिफरेंट है नुवामा वेल्थ से, जबकि दोनों बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है? वो डिफरेंस है कि क्लाइंट का साइज क्या है, क्लाइंट कितना पैसे आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी क्लाइंट 25 करोड़ से ज्यादा पैसा आपकी हेल्प से इन्वेस्ट करते हैं वो नुवामा प्राइवेट के अंडर आते हैं। यानी वो क्लाइंट जो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए तक एक साथ इन्वेस्ट कर सकता है। यहां पर बड़ी बड़ी फैमिली ऑफिसेज होते हैं, है ना, लगभग 4,500 के आसपास फैमिली ऑफिस नुवामा के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कौन लोग हो सकते हैं जिनके पास 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए हैं? कोई सिंपल नौकरी करने वाला तो बंदा है नहीं, या तो कोई ऐसा बंदा है जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है, या फिर वो बंदा है जिसने IPO से पैसा कमाया है, प्राइवेट मार्केट से पैसा कमाया है, स्टार्टअप से पैसा कमाया है। इस तरीके के लोग यूजुअली नुवामा प्राइवेट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, NRIs हैं जो इंडिया से बाहर बहुत सारा पैसा कमा चुके और उसके बाद इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नुवामा प्राइवेट उनकी भी हेल्प करता है। अब ये प्रोडक्ट नुवामा वेल्थ से कैसे डिफरेंट है ये बात समझिएगा। देखिए, जो नुवामा प्राइवेट के क्लाइंट्स है ना वो ऑलरेडी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के मालिक है। उनके पास ऑलरेडी वकील हैं, CA हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और पूरी बैटरी ऑफ एम्प्लॉइज है जो उनको ये बताता है कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब उनके पास ऑलरेडी एडवाइजरी है तो वो नुवामा के पास क्यों आ रहे हैं, सवाल ये उठता है। ठीक है, यहां पर डिफरेंशिएशन आती है नुवामा वेल्थ से। ठीक है, जो नुवामा प्राइवेट के क्लाइंट्स है ना उनको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, वो ये नहीं जानना चाहते कि कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है, वो एक्चुअली में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स चाहते हैं। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स? भाई हमको प्राइवेट इक्विटी करनी है, हम प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हमें प्राइवेट क्रेडिट करना है उन कंपनीज को जिनको क्रेडिट की जरूरत होती है, ज्यादा बड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा रेज करना चाहती हैं, हम उनके अंदर इंटरेस्टेड हैं। हम रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, हमें कोई वेयर हाउस मिल जाए, हमें कोई बिल्डिंग मिल जाए जहां से हम रेंट इनकम कमा सके। हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स देख रहे हैं, हम सिंडिकेट फंड्स देख रहे हैं। बहुत सारे जो नुआंस्ड प्रोडक्ट्स है ना जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए आता है, वो यूजुअली म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं आता। अब सवाल उठता है वो नुवामा के पास क्यों आते हैं? वो नुवामा के पास इसलिए आते हैं क्योंकि नुवामा के पास है एक्सेस ऑफ द मार्केट। जितनी भी कंपनी इंडिया के अंदर लिस्टेड है नुवामा अपनी लाइजनिंग करता है उनके साथ। उनको अगर प्राइवेट इक्विटी की जरूरत होती है, प्राइवेट क्रेडिट की जरूरत होती है, तो नुवामा अपने जो क्लाइंट्स हैं, प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, उनसे उनका पैचअप करवाता है। इन्होंने खुद के अपने प्रोडक्ट्स खोल रखे हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियलिटी फंड्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स खोल रखे हैं ताकि जो प्राइवेट इक्विटी के बड़े क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली इनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो नुवामा
जो प्राइवेट क्लाइंट्स है ना उनको एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। दैट इज द यूएसपी ऑफ नोवामा। अब कोई आदमी 100 करोड़ रुपए लेके आता है, आपके फंड में पैसा डालता है, आपके थ्रू पैसा डालता है, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होती है। यानी वो नोवामा के साथ डील करता है और एग्रेसिवली नेगोशिएट भी करता है। इसीलिए नोवामा प्राइवेट की जो आपको यील्ड्स दिखाई देंगी ना, वो लगभग 50% लेस है इन कंपैरिजन टू नोवामा वेल्थ। नोवामा वेल्थ में जो बंदा आ रहा है वो 5 करोड़ 10 करोड़ के साथ आ रहा है, तो उसके पास नेगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन नोवामा प्राइवेट का क्लाइंट 500 करोड़ 400 करोड़ लेके आ रहा है, उसके पास नेगोशिएटिंग पावर है ना। तो वो आपको यील्ड कम देता है, यील्ड तो कम देता है, लेकिन आपको बहुत बड़ा सम ऑफ मनी मैनेज करने को मिल जाता है। सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है इन कंपनीज का? सबसे बड़ा खर्चा होता है रिलेशनशिप मैनेजर्स का खर्चा। जो बंदे डायरेक्टली क्लाइंट से बात करते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सबसे बड़ा खर्चा है इन जैसी कंपनीज के अंदर। रिलेशनशिप मैनेजर अगर 100 करोड़ रुपए को मैनेज कर रहा है तो भी उतना ही टाइम लगाता है लगभग, और वो 5 करोड़ को कर रहा है तो भी लगभग उतना ही टाइम लगाता है। तो इसीलिए जो अगर नोवामा वेल्थ के बिजनेस को कंपेयर करेंगे तो वो रिलेशनशिप मैनेजर इंटेंसिव बिजनेस है। यहां पर रिलेशनशिप मैनेजर रिलेटिवली कम लगते हैं। इसीलिए कॉस्ट टू इनकम अगर दोनों की कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबल है। लगभग 65% के आसपास नोवामा वेल्थ और नोवामा प्राइवेट दोनों ही कॉस्ट टू इनकम दिखाते हैं। हाँ, यील्ड जो है वो नोवामा प्राइवेट की 0.4% है, सिर्फ 0.4%, लेकिन नोवामा वेल्थ की वही यील्ड 0.9% के आसपास है ड्यू टू नेगोशिएशन पावर्स। अच्छा, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, नोवामा वेल्थ के जो एफ्लुएंस क्लाइंट है ना, वो तो फिर भी आपके साथ रहते हैं और हो सकता है आपसे हट के वो किसी और फंड में इन्वेस्ट कर दें या किसी और इन्वेस्टमेंट हाउस के पास चले जाएं। लेकिन जो नोवामा प्राइवेट के क्लाइंट्स है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा स्टिकी क्लाइंट्स हैं। अच्छा, नोवामा प्राइवेट का बिजनेस भी अगर आपको एनालाइज करना है तो उसी तरीके से करना है जैसे नोवामा वेल्थ का कर रहे हो। एआरआर इनकम कितनी है और ट्रांजैक्शनल इनकम कितनी है। एआरआर इनकम कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़नी चाहिए इन कंपेरिजन टू ट्रांजैक्शनल इनकम, क्योंकि एआरआर इनकम रिकरिंग इनकम है, हर साल वो इनकम आती रहती है। ठीक है, लगभग 60% ऑफ देयर रेवेन्यू इन प्राइवेट आल्सो कम्स फ्रॉम एआरआर इनकम, जो कहीं ज्यादा बेटर स्पीड से बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू ट्रांजैक्शनल इनकम। तो नोवामा का यहां पर फोकस रहता है कि ये बड़े बड़े क्लाइंट्स यहां पर ढूंढे जाएं। वो कैसे करते हैं ये काम? पहली बात तो टियर 1 सिटीज में सबसे पहले तो फोकस था। अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता टियर 2 के अंदर भी जा रही है, टियर 3 के अंदर भी जा रही है, क्योंकि वहां पर भी फैमिली ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास पैसा है। उसके अलावा मैनेजमेंट एनआरआईज को भी फोकस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 2 ओवरसीज ऑफिसेज खोले हैं, एक दुबई के अंदर और एक सिंगापुर के अंदर, जहां पर ये एचएनआई का पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहां पर ना एक बार रिलेशनशिप मैनेजर्स की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है अगर आपको कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस समझना है तो। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी का फेस एक रिलेशनशिप मैनेजर है ना। रिलेशनशिप मैनेजर क्लाइंट से बात करता है और उस क्लाइंट से लगातार कांटेक्ट के अंदर रहता है। अगर रिलेशनशिप मैनेजर आपकी कंपनी से चला जाता है तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि क्लाइंट की डिपेंडेंस नोवामा के ऊपर नहीं बल्कि रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर है। तो यहां पर एट्रिशन रेट के ऊपर ध्यान रखना है कि कौन से या कितने या कितना स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है। इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर की एफिशिएंसी क्या है, यानी कितने रिलेशनशिप मैनेजर कितने क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर जाता है, कितने रिलेशनशिप मैनेजर कितनी बेटर क्वालिटी के हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर की अगर हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें उनको आईटी टूल्स देने पड़ेंगे, एआई टूल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में एआई की इंप्लीमेंटेशन मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द फास्टेस्ट होने वाली है, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर आपके पास एक ऑलरेडी है। ठीक है, और उसके ऊपर आप बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हो। आप दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर हायर करने की बजाय उसी रिलेशनशिप मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना, चीजों को ऑटोमेट करने की कोशिश करोगे, और ये भी मेंटेन करने की कोशिश करोगे कि पर्सनल टच बना रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जो अमीर आदमी है वो पर्सनल टच की वजह से आपके पास पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब दूसरी सेगमेंट की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट सेगमेंट। लगभग 43% ऑफ नोवामा's रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट है इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दूसरा है एसेट सर्विसेज का बिजनेस। ये दोनों ही धंधे एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। समझाता हूं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज क्या होती है? ये एक ब्रोकरेज का धंधा है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको किसी स्टॉक को खरीदना है, वो कैसे खरीदेंगे? ज़ेरोधा पर जाएंगे और खरीद लेंगे? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई बड़ा क्लाइंट बड़ी डील करना चाहता है, ब्लॉक डील करना चाहता है, बहुत सारे शेयर्स एक साथ खरीदना चाहता है, वो ज़ेरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता।
वो होता है विद द हेल्प ऑफ नुवामा एज अ ब्रोकर फर्म। ठीक है, नुवामा मैनेज करवाती है कि कैसे ये कंपनी इतने सारे शेयर खरीद सके, और इतने सारे जब शेयर खरीदे उसकी वजह से प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए। ये काम है नुवामा का। तो इनके क्लाइंट्स कौन है? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएमएस कंपनीज, एआईएफ फंड्स, एफआईआईज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, या ब्लॉक डील्स जो करवा रही हैं जितनी भी कंपनियां हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो सब नुवामा के क्लाइंट्स हैं। इनकम किस तरीके की है? ट्रांजैक्शनल इनकम है। एक डील करवा दी, पैसा मिल गया, चलो आप अपने घर, मैं अपने घर। उसके बाद जब अगली डील करवाऊंगा, जब आपका नंबर आएगा, जब आपको ट्रांजैक्शनल इनकम मिलेगी। एआरआर इनकम नहीं है, रिकरिंग इनकम नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट इस बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन नहीं देती। सिक्लिसिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी करती है तो ये ब्लॉक डील्स भी होती रहती हैं, पैसा आप कमाते रहते हो। लेकिन मार्केट जब अच्छा परफॉर्म नहीं करी पिछले 1 साल से, ये सेगमेंट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। उसके बाद दूसरा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? किसी भी कंपनी को पैसा रेज करना है, आईपीओ लेके आना है, क्यूआईपी लेके आना है, राइट्स इशू रेज करने हैं, या मर्जर्स एंड इक्विजिशन करने हैं, तो वो नुवामा की हेल्प लेता है। नुवामा उसमें उनकी हेल्प करती है पैसा रेज करने के अंदर। ठीक है, अगेन ट्रांजैक्शनल इनकम। एक बार आपने आईपीओ करवाया, आपको मोटी रकम मिली, अच्छी खासी रकम मिली, आपका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, आप पिछले 20 साल से यही काम करवा रहे हो। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आती है, आईपीओज आने कम हो जाते हैं, क्यूआईपीज होने कम हो जाते हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस होने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू है वो भी कम हो जाता है। अगेन सिक्लिकल बिजनेस। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है ना, यहां से नुवामा का लगभग 20-21% के आसपास रेवेन्यू आता है। सबसे सिक्लिकल सेगमेंट है, और यही सेगमेंट है जिसकी वजह से जो मार्केट है इस पूरे बिजनेस को पनिश कर रही है। आप एक बार ना डैम कैपिटल का पीई रेशो देखना, जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, प्योर प्ले है। ठीक है, उस बिजनेस को, बहुत बढ़िया बिजनेस है, कोई कमी नहीं है बिजनेस के अंदर, लेकिन उस बिजनेस को आज के दिन में 10 से 15x के आसपास मल्टीपल मिलता है, सिर्फ 10 से 15x का मल्टीपल। क्यों? क्योंकि बेयर मार्केट है, ट्रांजैक्शनल इनकम कम हो गई है। जब बुल मार्केट आएगी 2025 में, रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओज आए, नुवामा ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ धंधा किया। जेएम फाइनेंशियल की वीडियो की है मैंने, फंडामेंटल एनालिसिस किया है, वहां पर भी इस चीज की बात करी है। ठीक है, सिक्लिकल बिजनेस है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है मार्केट को, और शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी पसंद नहीं होना चाहिए इस तरीके का बिजनेस। दूसरा बिजनेस सेगमेंट कैपिटल मार्केट के अंदर आता है एसेट सर्विसेज का बिजनेस। लगभग 23% रेवेन्यू यहां से आता है। बहुत बहुत मक्खन बिजनेस है, और पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रैपिडली ग्रो करने वाला बिजनेस है। लगभग 35% CAGR से ये बिजनेस लगातार ग्रो किया है पिछले 5 साल में नुवामा के लिए। क्या बिजनेस है? बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। आपके पास कस्टडी और क्लियरिंग का लाइसेंस है, सेबी ने आपको लाइसेंस दे रखा है। तो आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, AIF फंड्स हैं, PMS फंड्स हैं, FIIs हैं, उनके लिए बैक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं। बोरिंग बिजनेस है, बिल्कुल बोरिंग बिजनेस है। आप कस्टडी का काम करते हैं, क्लियरिंग हाउसेज का काम करते हैं। यानी सपोज कीजिए मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हूं, मुझे जल्दी जल्दी स्टॉक्स खरीदने हैं, जल्दी जल्दी बेचने हैं, उसका बैक ऑफिस का काम नुवामा करेगी। कोई भी म्यूचुअल फंड है, उनकी NAVs नुवामा कैलकुलेट करेगी। क्लियरिंग का काम वो करेंगे, सिक्योरिटी का काम वो करेंगे, बैंक की गारंटीज आपको देनी होती हैं। अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स करनी है, करोड़ों के अंदर जो ट्रेड्स होती हैं, उनकी पेमेंट्स नुवामा के थ्रू होती हैं, क्योंकि नुवामा एक गारंटर का काम करती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, बोरिंग बिजनेस है, लेकिन बहुत बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स है ना, AIF फंड्स है, PMS फंड्स है, वो बहुत 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 रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। और जितने भी ये नए प्रोडक्ट्स है ना, नई जनरेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की जो प्रेफरेंस होती है ना, वो ट्रेडिशनल कस्टडी क्लियरिंग हाउसेज की बजाय नुवामा जैसी कंपनीज हैं। और नुवामा आहिस्ता आहिस्ता वहां पर मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। नुवामा यूजुअली जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है ना, उनको केटर नहीं करता। वहां पर HDFC जैसी कंपनी, कोटक जैसी कंपनी काम कर रही है। ये केटर करते हैं जो नए छोटे फंड्स हैं उनके ऊपर। जैसे जैसे वो छोटे फंड बड़े होते जाते हैं, नुवामा का जो रेवेन्यू है वो भी बड़ा होता चला जाता है। रिमेंबर, ये इनकम रिकरिंग इनकम है। हर साल अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया तो वो लगातार आपको पैसा देता ही रहेगा। जैसे जैसे वो फंड बड़ा होता जाएगा, आपके पास और ज्यादा पैसा आता जाएगा।
कैम्स का और केफिन का जैसा काम है ना, लगभग लगभग वैसा ही काम है। हालांकि मैं ये कहूंगा यहां पर कि कैम्स का जो रेवेन्यू पोर्टफोलियो है ना, प्रोफाइल है ना, वो कहीं ज्यादा बेटर है नुवामा के कंपैरिजन में। वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, ड्यूओपोली है केफिन की और कैम्स की। लेकिन यहां पर आपके पास कंपटीशन है, मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। जो कैम्स का बिजनेस है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी बिजनेस भी नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा आपको करना नहीं है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर आपको बैक एंड के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना अच्छा बिजनेस नहीं है जितना कैम्स का बिजनेस है, लेकिन बुरा बिजनेस भी नहीं है, स्टिकी बिजनेस है। 2.5, 3, 4 बेसिस पॉइंट के आसपास आप पूरे AUM में से लगातार पैसा कमाते जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धंधे को ना मार्केट उतनी इज्जत नहीं दे रही जितनी इज्जत देनी चाहिए। बहुत अच्छा धंधा है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, और मार्केट को मुझे ऐसा लगता है इस धंधे को बेटर वैल्यूएशंस देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए। नुवामा आहिस्ता आहिस्ता यहां पर मार्केट शेयर गेन कर रहा है। इसका मतलब नुवामा के पास कोई हल्का फुल्का मोट भी है। यहां पर क्या मोट हो सकता है, मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, एक तो यहां पर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। कोई भी आदमी कस्टडी और क्लियरिंग का काम नहीं करता। आज के दिन में 17 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर जो कस्टडी और क्लियरिंग का काम कर रहे हैं, और नुवामा आहिस्ता आहिस्ता मार्केट शेयर गेन कर रहा है। खासकर जो नए प्रोडक्ट्स हैं, यानी क्वालिटी ऑफ नुवामा की सर्विस मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल कस्टोडियंस है ना, उनसे कहीं बेटर होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा ये कॉन्फिडेंस का भी खेल है ना। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो चाहता है कि आपको बैक एंड पे कोई भी समस्या ना आए, हम जो हमारा एक्चुअल काम है उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। तो भरोसे वाला भी काम है। जैसे जैसे कंपनी का AUM बढ़ रहा है, क्लाइंट्स उनके पास ज्यादा आ रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी की रेपुटेशन भी इस फील्ड के अंदर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्लाइंट्स है ना, ये बहुत बहुत स्टिकी क्लाइंट्स है। PMS अगर आपके साथ जुड़ गया एक बार, तो वो जल्दी से अपना कस्टोडियन बदलेगा नहीं। मैं तो ये कहूंगा वो शायद पूरी उम्र आपको ही अपना कस्टोडियन बना के रखेगा, है ना, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और डिपेंडेंस हो जाती है यहां पर, ठीक है। तो बहुत स्टिकी क्लाइंट है, बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस है। हाँ, इस साल एक बहुत बहुत बड़ी समस्या इस बिजनेस के अंदर आई थी। यू गेस्ड इट राइट, मैं जेन स्ट्रीट्स की बात कर रहा हूं। पिछले साल Q2 के अंदर एक जेन स्ट्रीट का बहुत बड़ा स्कैम कह सकते हैं जो सामने आया था। सेबी ने जेन स्ट्रीट को, जो अमेरिका की हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, उनको बैन कर दिया इंडिया से। वो नुवामा के बहुत बड़े क्लाइंट्स थे। अगर आपने एक बहुत बड़ा क्लाइंट चला जाता है आपसे, तो आपके जो रेवेन्यू है उनके ऊपर हिट आता है। नुवामा के भी Q2 के बाद रेवेन्यू बहुत बुरी तरह हिट हुए, जिसकी वजह से मार्केट ने इस स्टॉक को बहुत बहुत बुरी तरह पनिश किया। अच्छा, जेन स्ट्रीट का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जेन स्ट्रीट ना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर था जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करता था। सेबी ने कहा कि आप इन्वॉल्व हैं मार्केट मैनिपुलेशन में। लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है आपने ऊपर नीचे किया है अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से। आपने जो इंडेक्सेस हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। जेन स्ट्रीट ने ऑफ कोर्स डिनाइड कर दिया, ठीक है। सेबी ने उनके ऊपर लगभग 4,500 करोड़ का फाइन भी लगाया है और इंडिया से सारी एक्टिविटीज को बैन कर दिया है, ठीक है। इसमें नुवामा का कोई लेना देना नहीं है। नुवामा जेन स्ट्रीट को सिर्फ बैक ऑफिस सर्विसेज दे रहे थे, क्लियरिंग की सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है। तो वो अब नहीं दे रहे, वो जो रेवेन्यू आ रहा था वो नहीं आ रहा। इस वजह से मार्केट ने नुवामा को भी पनिश किया। लेकिन एक अच्छी बात है कि अब वो शायद मुद्दा पास्ट में चला गया है, क्योंकि जो प्री जेन स्ट्रीट रेवेन्यू थे ना नुवामा के क्लियरिंग बिजनेस में, वो अब दोबारा वहीं पर आ गए हैं, ठीक है। लगभग 60% डिक्रीज था क्लियरिंग बिजनेस के अंदर पिछले एक साल के अंदर, और नुवामा ने नए क्लाइंट्स ऐड करके वो बिजनेस को दोबारा वहां पर स्केल कर दिया है। यानी जो नए क्लाइंट्स हैं वो अभी भी नुवामा के पास आ रहे हैं, बहुत रैपिडली आ रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं कैपिटल मार्केट्स की बात करूं तो एसेट सर्विसेज का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा बिजनेस है, उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलना चाहिए। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का बिजनेस है वो सिक्लिकल बिजनेस है। अगर बुल मार्केट होगी तो अच्छा परफॉर्म करेगा, बेयर मार्केट होगी तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ओवरऑल यहां से 43% रेवेन्यू आते हैं, कॉस्ट टू इनकम बहुत कम है। नुवामा वेल्थ वाले जो बिजनेसेस थे, प्राइवेट वाला बिजनेस था, वहां पर कॉस्ट टू इनकम लगभग 66% के आसपास थी, यानी आपको आरएम्स को पे करना पड़ रहा था। लेकिन जो कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा आरएम्स नहीं चाहिए, है ना। ये बहुत पुराना बिजनेस है आपका, वॉल्यूम्स भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से यहां पर कॉस्ट टू इनकम लगभग 36 या 37% के आसपास रह जाती है। यानी मार्जिन्स यहां पर कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है उससे। लेकिन सिक्लिसिटी है, सिक्लिसिटी को मार्केट पसंद नहीं करती। जब भी बेयर मार्केट आएगी नुवामा का स्टॉक पनिश होगा, जब भी बुलिश मार्केट आएगी नुवामा का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। आनंद राठी और 361 और नुवामा के अंदर ये कैपिटल मार्केट का ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए मार्केट नुवामा को उतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं देती इन कंपैरिजन टू 361 और
आनंद राठी की तो वैल्यूएशन समझ में नहीं आती सही बताऊं तो। 80x का मल्टीपल, आई डोंट नो व्हाई। 361 का मल्टीपल फिर भी 45 अच्छा है, अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छा है। लेकिन आनंद राठी 80 का मल्टीपल ऑन 30% ग्रोथ, आई डोंट नो हाउ दे गेट इट। अच्छा एक बात और, यहां पर कई लोग कहते हैं और एनालिस्ट भी मैनेजमेंट से पूछते हैं कि ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस आप अलग क्यों नहीं कर देते, डाइवेस्ट क्यों नहीं कर देते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने ऐसा देखा है एस्ट्रा माइक्रोवेव में, हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बिजनेस अपने आप को डिवाइड कर देता है ना, तो वो कैपिटल अलोकेशन बेटर हो पाती है, मार्केट भी उसको बेटर वैल्यूएशन देती है। मार्केट यूजुअली खिचड़ी बिजनेसेस को उतनी अच्छी वैल्यूएशन नहीं देती। ऐसा कंपनी क्यों नहीं कर रही? तो उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि हमें लग तो रहा है कि कैपिटल मार्केट का बिजनेस अलग है बिल्कुल, और जो वेल्थ मैनेजमेंट का है वो बिजनेस बिल्कुल अलग है, लेकिन कंपनी इन दोनों बिजनेसेस को ना एक फ्लाई व्हील की तरह देखती है। अगर कैपिटल मार्केट अच्छा करती है, नए नए क्लाइंट्स इनके पास आते हैं, नए नए आईपीओज आते हैं, क्यूआईपीज आते हैं, या कंपनी रिसर्च रिपोर्ट्स निकालती है, या कंपनी नए नए कंपनीज के पास जाकर नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, प्राइवेट इक्विटी की बात करती है या फिर प्राइवेट क्रेडिट की बात करती है, ये जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है ना, ये एक फोल्डर बन जाता है फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। रिमेंबर, जो प्राइवेट, जो अल्ट्रा एचएनआई बिजनेस था, जो 25 करोड़ 50 करोड़ के लोग थे जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे, वो प्रोडक्ट्स नुवामा कहां से लाती है? लाइजनिंग से। लाइजनिंग कैसे होती है? कैपिटल मार्केट के बिजनेस से। नए क्लाइंट्स भी आते हैं और क्लाइंट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहीं से निकल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे बिजनेस ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये बात मेरे को सही लगी नुवामा मैनेजमेंट की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद फ्यूचर में ये दोनों बिजनेसेस एक साथ ना मूव करे और कंपनी इनको डाइवेस्ट कर दे। वो दिन बहुत अच्छा दिन होने वाला है। मार्केट इन दोनों ही बिजनेसेस को बहुत अच्छी तरह रिवार्ड करेगी इस केस के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड बिजनेस सेगमेंट की, एसेट मैनेजमेंट। सिर्फ 2% रेवेन्यू यहां से आता है, सिर्फ 2%। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अगले 5 साल होने वाले हैं वो नुवामा के एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट डिसाइड करेगा। देखिए, नुवामा ने दिमाग लगाया कि हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमारे पास रिच लोग आते हैं, एफ्लुएंट लोग आते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज आते हैं। उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, आप इस एआईएफ में डाल दीजिए, आप इस पीएमएस में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप इस रियल एस्टेट फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। हम अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको बताते हैं। हम उसकी एवज में डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कमाते हैं, एडवाइजरी इनकम कमाते हैं। क्यों ना हम इन प्रोडक्ट्स को इन हाउस शुरू कर दें, यानी बजाय कि हम अपने क्लाइंट्स को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदवाने के, हम अपने ही प्रोडक्ट्स उनको क्यों ना बेचने लग जाएं। दैट इज द माइंड बिहाइंड एसेट मैनेजमेंट। ये वही बिजनेस है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज करती हैं, लेकिन विद अ ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है यहां पर? नुवामा को यह बात पता चल गई कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना और रिटेल म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर बहुत 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 कंपटीशन है। इसीलिए नुवामा फोकस कर रहा है ऐसे फंड्स के ऊपर जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लॉन्चिंग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, वेयर हाउस या फिर कोई बिल्डिंग है उसको खरीद लिया, उसका जो रेंट आ रहा है, इस तरीके के फंड, या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड या फिर प्राइवेट कैपिटल फंड्स, इस तरीके के फंड नुवामा लॉन्च कर रहा है। उनके प्राइवेट क्लाइंट्स उनके पास ऑलरेडी हैं जो इन तरीके के फंड्स को खरीदना चाहते हैं, है ना। तो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है आज के दिन में वो लगभग 11-12 हजार करोड़ के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, वैसे वैसे यहां से हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आने लग जाएगी। क्योंकि जितना खर्चा हो रहा है नई नई प्रोडक्ट्स बनाने में, नई नई टीम को हायर करने में, वो ऑलरेडी बैक एंडेड है, वो आज के दिन में हो रहा है। आज के दिन में लॉस मेकिंग धंधा है ये। लगभग 30 करोड़ के आसपास का 2026 में लॉस हुआ था। 2027 में भी 35-40 करोड़ का नुकसान हो सकता है। 2028 में भी मोस्ट प्रोबेबली नुकसान होगा। 2029 हो सकता है ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। उसके बाद जो खर्चा है वो ऑलरेडी हो चुका। कॉस्ट टू इनकम जो आज 120% के आसपास नजर आती है, वो घटती 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 शायद 50% 60% के आसपास चली जाए। उस समय हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आएगी। ग्रोथ बहुत फास्ट है, ग्रोथ बहुत फास्ट है इस सेगमेंट की। और इसके अलावा एक बात और मुझे अच्छी लगी, मैनेजमेंट ना इस सेगमेंट को बहुत आंख बंद करके अंधाधुंध नहीं बढ़ा रही। मतलब यहां पर ग्रोथ आ रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, 30-35-40% की ग्रोथ आ रही है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हर साल 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। अगर बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो गलती होने के चांसेस हैं। और ये पूरी इंडस्ट्री ना रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी रेपुटेशन कहीं पर खराब हो गई तो आपके सारे जो क्लाइंट्स हैं ना वो आपसे छिटक जाएंगे, चले जाएंगे। कोई भी अपना पैसा किसी रिस्की बिजनेसमैन को नहीं देना चाहता।
ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये उसे स्केल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, अगले 3-4 साल में मुझे ऐसा लगता है कि एसेट मैनेजमेंट वाली जो बिजनेस है वो एक कैश काउ बन के उभर सकती है। शायद अगले 10 साल एसेट मैनेजमेंट के होने वाले हैं। वेल्थ मैनेजमेंट हमेशा रहेगा, कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस शायद आज नहीं तो कल डाइवेस्ट हो जाएगा। एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस शायद आज से 10 साल के बाद 30% 40% ऑफ द रेवेन्यू हो सकता है। इनको रिसेंटली सेबी से लाइसेंस भी मिला है कि ये रिटेल के प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं, तो वो भी देखना होगा कि कंपनी उसको कैसे प्ले आउट करती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जाननी जरूरी है कि ये जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में बार बार बात कर रहा हूँ ना, ये बड़े सिक्लिकल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत वोलेटाइल है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जितने भी चारों तरफ के एफ्लुएंट लोग हैं वो मार्केट के अंदर पैसा डालना चाहते हैं, लेकिन बेयर मार्केट में कोई नहीं डालना चाहता, है ना। तो सिक्लिसिटी या शैलो सिक्लिसिटी इस सेगमेंट के अंदर भी है। लेकिन जब आपका क्लाइंट एक बार आपके पास आ जाता है तो यूजुअली ये प्रोडक्ट्स में ना लॉक इन पीरियड भी होता है, 5 साल के लिए 10 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है, आप बाहर नहीं जा सकते। तो रिकरिंग इनकम आप लगातार कमाते रहते हैं, ट्रांजैक्शनल इनकम नहीं है यहाँ पर रिकरिंग इनकम है। इसीलिए मार्केट इस बिजनेस को कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन देगी जब ये स्केल हो जाएगा, शायद 25,000-30,000 करोड़ के आसपास। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। वैसे तो सभी सेगमेंट के साथ क्या चैलेंजेस है मैंने मोटे मोटे आपको बता दिए, सिक्लिसिटी का चैलेंज है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की मैं बात यहां पर करना चाहूंगा जिनकी बात मैंने अभी तक नहीं की है। सबसे पहला रिस्क ये है कि नुवामा एक पीई बैक्ड कंपनी है। ठीक है, 55% ऑफ जो स्टेक है वो PAG नाम की जो कंपनी है उसके पास है। वो 2021 में उन्होंने ये स्टेक खरीदा था और पिछले 5 साल में उन्होंने अच्छा खासा पैसा नुवामा के अंदर बनाया है। अब पीई फंड्स के बारे में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। पीई फंड्स कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि 5 साल 10 साल के अंदर उनका पैसा बन जाए, उसके बाद वो एग्जिट ले ले। ये हर एक पीई फंड करेगा, वो कहीं पर घुसेगा, कहीं पर स्टेक खरीदेगा, बिजनेस को टर्न अराउंड करेगा, पैसा बनाएगा मार्केट से और वहां से एग्जिट कर जाएगा। यही होने वाला है इस पीई फंड के साथ भी। ठीक है, अगले 1 साल में हो सकता है जो ये पीई फंड है ये अपना 55% स्टेक बेच दे। 55% स्टेक, 55% स्टेक अब कैसे बिकने वाला है? अगर इनको एक बायर मिल गया, जो हो सकता है मिल जाए क्योंकि CVC जैसी कंपनीज हैं जहां पर इनकी बात चल रही है, अगर इनको एक बायर मिल जाता है, रेप्यूटेड बायर मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नुवामा धंधे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि पीई फंड आएगा 5-10 साल के लिए वो बिजनेस को और ज्यादा बेटर परफॉर्म करवाने की कोशिश करेगा, पैसा बनाएगा और एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, दैट विल बी अ गुड थिंग। अगर एक बड़ा बायर PAG को नहीं मिला तो PAG अपना जो स्टेक है ना उसको मल्टीपल ब्लॉक डील्स में एग्जिट कर सकती है। अब यहां पर रिस्क आता है, अगर वो ओपन मार्केट में अपने स्टेक को सेल करेगी तो ऑब्वियसली स्टॉक के प्राइस के ऊपर प्रेशर करने वाला है। इतनी सारी सप्लाई आ जाएगी मार्केट के अंदर कि स्टॉक ऊपर बढ़ भी नहीं पाएगा, बेशक फंडामेंटली कितना ही अच्छा परफॉर्म कर दे, जैसे सेमी होटल में हो रहा है। ठीक है, पीई फंड अपना स्टेक बेचे जा रही है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं बन रहा, इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन रहा। तो ऐसा प्ले आउट हो सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हमें ये देखना होगा कि कैसे और कौन इस कंपनी को खरीदने वाला है। ठीक है, रिस्क नंबर 1। रिस्क नंबर 2 है रेगुलेटरी रिस्क। दिस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट हैवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। समझ गए? जैसे F&O के ऊपर बहुत सारी रेगुलेशन आई पिछले साल में, इनके बहुत सारे क्लाइंट थे जो F&O कर रहे थे नुवामा की हेल्प से, वो सारे रेवेन्यू पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, सेबी का चाबुक चला इनके ऊपर, वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, समस्या आई, STT टैक्स बढ़ा दिया, समस्या आई। उसके बाद RBI ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, नई रेगुलेशंस आई हैं, वहां पर समस्या आ सकती है। RBI ने बोरोइंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, नई रेगुलेशंस आई हैं, वहां पर समस्या आ सकती है। तो इस इंडस्ट्री में ना रेगुलेशन के ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा भाई, चाहे बैंकिंग हो, चाहे NBFC हो, चाहे ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस हो, इन तरीके के बिजनेसेस में ना रेगुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक छोटी सी रेगुलेशन में ट्वीक और पूरा धंधा उजड़ जाता है। ठीक है, तो परमानेंट कुछ नहीं है, हमको न्यूज के ऊपर नजर बना के रखनी है, और न्यूज भी हमको तभी समझ में आएगी जब हमको सब बिजनेस सेगमेंट समझ में आ जाएंगी। अगर हमको बिजनेस सेगमेंट ही समझ में नहीं आई तो हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी न्यूज का इंपैक्ट क्या होने वाला है नुवामा पर। कई बार ऐसा होता है कि इंपैक्ट कुछ होना ही नहीं है कंपनी के ऊपर, उसके बिना भी जो मार्केट है वो स्टॉक को पनिश कर देती है ना। तो हमको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, हमको समझना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ये तभी समझ में आएगा जब हम फंडामेंटल्स अच्छी तरह समझेंगे।
फाइनली मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूं कि इस धंधे में वैल्यूएशन किस तरीके से देखनी है। यहां पर SOTP वैल्यूएशन होगी, यानी सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन। खिचड़ी बिजनेस में क्या होता है, हम अलग अलग सेगमेंट को करते हैं और देखते हैं इसको क्या वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा नुवामा वेल्थ की। सेम धंधा है जो आनंद राठी का है। आनंद राठी को लगभग 80x का मल्टीपल मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि नुवामा को एटलीस्ट 35x का तो मल्टीपल मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये सेगमेंट 35x का मल्टीपल मिलना चाहिए। 31% रेवेन्यू यहां से आता है। ठीक है, नंबर 2 सेगमेंट नुवामा प्राइवेट। सेम धंधा है जो 361 का है, क्योंकि 361 का जो फोकस है वो अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स के ऊपर है। आनंद राठी का फोकस है जो रिटेल क्लाइंट है, छोटे क्लाइंट है, उनके ऊपर फोकस। ठीक है, तो प्राइवेट वाला जो धंधा है वो 361 जैसा है। 361 को मार्केट 40-45 के एक्स का मल्टीपल देती है। ठीक है, नुवामा को भी मुझे ऐसा लगता है 30x से 35x का मल्टीपल मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और ये सेगमेंट बड़ी स्टिकी सेगमेंट है ना, तो मैं तो ये कहूंगा 35x का मल्टीपल यहां पर मिलना चाहिए। जो 55% ऑफ देयर धंधा है, जो वेल्थ मैनेजमेंट का टोटल धंधा है, वहां पर 35x मल्टीपल तो मिलना चाहिए कंपनी को। एटलीस्ट 30x का मल्टीपल तो मिलना ही मिलना चाहिए, और वो बहुत कंजर्वेटिव साइड पे बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट में जो एसेट सर्विसेज वाला धंधा है, बहुत बढ़िया धंधा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको एटलीस्ट 25 से 30x का मल्टीपल मिलना चाहिए। 25x का तो मल्टीपल मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैं, वहां पर अच्छा मल्टीपल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। डैम कैपिटल को 10 से 15x का मल्टीपल मिलता है, इनको भी 10 से 15x का मल्टीपल मिलना चाहिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल अगर कैपिटल मार्केट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट में शायद 20x का मल्टीपल देना गलत नहीं होगा ओवरऑल, क्योंकि यहां पर एसेट वाला जो सर्विसेज वाला धंधा है वो अच्छा धंधा है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला और इन्वेस्टमेंट इक्विटी वाला वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर उनकी एवरेज निकालूं तो 20x का तो मल्टीपल मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब इनका AMC का धंधा है, बहुत बड़ा धंधा नहीं है, फ्यूचर में बड़ा होगा। AMC को हम यूजुअली जो उनका AUM है उस पर वैल्यूएट करते हैं। आज के दिन में जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 12,000 करोड़ के आसपास है। 5% ऑफ 12,000 करोड़ आज के दिन में हम दे देते हैं। यूजुअली इन जैसी कंपनीज को मिलता है 4-5%, 6%, 7% में मिल जाता है, तो हम यहाँ पर 5% दे देते हैं। 5% ऑफ 12,000 करोड़ लगभग 600 करोड़ के आसपास हो गए। तो कंपनी की वैल्यूएशन अगर आज के हम दिन निकालते हैं वो लगभग 38-39,000 करोड़ या 37,000 करोड़ के आसपास आती है। आज के दिन में कंपनी की मार्केट कैप लगभग 31-32,000 करोड़ के आसपास है। तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आंख बंद करके आप जाओ और नुवामा को खरीदने लग जाओ। रिस्क हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं। प्ले आउट कैसे होगा वो देखना है हमें। वो सारी छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, जब हमको समझ में आएगा कि धंधे में चल क्या रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये फंडामेंटल वीडियो अच्छी लगी होगी। कई दिन के बाद मैंने फंडामेंटल वीडियो बनाई है, और फंडामेंटल वीडियो बनाते हुए मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बहक जाता हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, लेकिन लंबी वीडियो इज़ फॉर अ रीज़न। अगर लंबी वीडियो बनती है तो वो इसलिए बनती है क्योंकि बिजनेस समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको स्टॉक समझ में आ जाएगा कि आज के दिन में ओवर पे कर रहा हूँ या मैं अंडर पे कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।